रिकॉर्ड कर लेते हैं सेशन। अच्छा, हम किस पे थे? डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स पे थे। हमने क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कह रहे थे कि कुछ हमारे कंपाउंड्स, दो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, वो सेपरेट होते हैं तो आपको विजुअली आई से नजर आ जाते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, वो कलरलेस कंपाउंड होते हैं। अब उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होती है कि वो विजिबल आई से नजर नहीं आते। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टेक्निक यूज करनी पड़ती है ताकि वो आपको नजर आए, आप उनके ट्रेवल करने के डिस्टेंस को पॉइंट आउट कर सके। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी प्लेट को अंडर यूवी लाइट रखते हैं और फिर उसके बाद उसको देखते हैं, और फिर आपके पास क्या होता है, डिफरेंट जो कंपाउंड सेपरेट होकर आए हैं उनके स्पॉट्स, यानी कि उनके जो डॉट, मतलब स्पॉट कहेंगे, जैसे कि अगर आप ये लोग प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो वो जो येलो कलर का स्पॉट आ रहा था उसको स्पॉट्स कहते हैं। ये जो येलो कलर का स्पॉट है ये क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड एक ट्रेवल करके, ये जो येलो कलर का स्पॉट है ये क्या है, कंपाउंड एक ट्रेवल करके आया। तो इसी तरह से जब आप इस प्लेट को यूवी लाइट के अंदर रखेंगे तो हो सकता है एक यहाँ पे कोई स्पॉट आपको नजर आए, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल से हल्का सा उसको मार्क कर लेंगे। हो सकता है यहाँ पे कोई स्पॉट नजर आए तो आप उसको पेंसिल से हल्का सा मार्क कर लेंगे, ताकि अब जब आप यूवी लाइट से हटाएं तो वो आपको पता रहे कि यहाँ पे स्पॉट ट्रेवल करके आया है। इसी तरह से यूवी लाइट के अलावा आपके पास कुछ और टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप अपने कलरलेस कंपाउंड को विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आयोडीन चैम्बर आप डेवलप करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आप एक चैम्बर लेते हैं, जैसे आपका टीएलसी टैंक है इसी तरह का चैम्बर समझ लें। आप वो चैम्बर लेंगे, उसमें नीचे वो चैम्बर क्या है, जैसे टीएलसी टैंक ऊपर से इनक्लोज है, वो चैम्बर भी ऊपर से इनक्लोज होता है। आपने क्या किया, उसमें नीचे क्या रखा, आपने अपने आयोडीन को उसमें रखा। अब आयोडीन क्योंकि आपको पता है लाइट से वो होती है, तो आप उस चैम्बर को पूरा या तो वो ब्लैक होना चाहिए या फिर आप उसको एल्युमिनियम फॉइल से पूरा वो कर लें, रैप कर लें, ताकि लाइट से वो इंटरेक्ट ना कर सके। अब उसमें क्या करेंगे, आप अपनी प्लेट को नीचे आयोडीन के वो सैंपल उसमें नीचे प्लेस किया और उसको इनक्लोज कर दिया, ताकि पूरे एनवायरनमेंट में, पूरा जो चैम्बर का अंदर का एनवायरनमेंट है वो आयोडीन वेपर से फिल हो जाए। फिर उसके थोड़ी मैम टाइम, जी मैम जैसे मतलब जैसे वेपर्स हम छोड़ देंगे और फिर उसको बंद कर देंगे, लेकिन सॉल्वेंट नीचे ही होगा। सॉल्वेंट नहीं होता आयोडीन का, आयोडीन जैसे सॉलिड नहीं क्रिस्टल्स नहीं, टाइप होंगे। वेपर्स आएंगे लेकिन जो जो पहले सॉल्वेंट था जो हम कर रहे थे टीएलसी, वो तो होगा ना नहीं नहीं, उसमें। वो तो वो चैम्बर अलग हो गया। अब टीएलसी की प्लेट निकाल ली, वो पूरा ट्रेवल अच्छा करके वो प्लेट खत्म मतलब वो प्लेट डेवलप हो चुकी हुई है। अब आपने उसको विजुलाइज करना है। अब ये एक अलग चैम्बर होगा जिसमें आपने फॉर एग्जांपल नीचे आयोडीन के वो क्रिस्टल्स या वो सॉलिड जो भी उसका था, क्रिस्टल्स तो नहीं होते ऐसे, मतलब शेप्स होती हैं, मतलब डिफरेंट उसकी वो तरह के होते हैं। क्रिस्टल तो बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का होता है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आयोडीन की सॉलिड फॉर्म थी, आपने उसको रखा और उसको इनक्लोज कर दिया, तो वो पूरा वेपराइज से आयोडीन के वेपर से फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको स्लाइटली ओपन करें और उसमें अपनी प्लेट को इमर्स करके फिर उसको इनक्लोज कर दें और थोड़ी देर अपनी प्लेट को उसमें पड़ा रहने दें। और फिर उसके बाद आप उसको निकालें तो आपके पास जो कलरलेस कंपाउंड होते हैं वो उससे रिएक्ट करने की वजह से उसमें आपको जो विजुलाइज कलर, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स को वो आपको नजर आ जाते हैं। मतलब अब वो जैसे पहले जो पहले कलर्ड कंपाउंड की एक स्पॉट आया हुआ था, इसी तरह से अब कलरलेस कंपाउंड्स के अलग अलग स्पॉट आयोडीन के रिएक्शन की वजह से आपको अलग अलग स्पॉट उनके कलर्ड नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप को इजीली मार्क कर ले। यूवी लाइट में तो ये है ना कि आपने यूवी लाइट के अंदर रखा तभी वो नजर आएंगे, जैसे यूवी लाइट से बाहर निकाला नजर नहीं आएंगे। तो आपको यूवी लाइट में जब आप रखेंगे तो आपको वहीं पे पेंसिल से उस स्पॉट को मार्क करना होता है। लेकिन आयोडीन चैम्बर में ऐसा नहीं होता। आयोडीन चैम्बर में रखा, जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो वो कलर्ड कंपाउंड में ट्रांसफर हो चुके हुए होते हैं और आप आपको विजुअल आई से नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह से ब्रोमोक्रिसोल है, निनहाइड्रिन है या ड्रैगनोफॉफ रिएजेंट है, आप समटाइम आयोडीन का स्प्रे भी करते हैं अपने, फॉर एग्जांपल चैम्बर्स की वो नहीं है आपके पास आयोडीन की कोई इस तरह की बॉटल है जिससे स्प्रेइंग करी जा सकती है, तो आप अपनी टीएलसी प्लेट पे स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो कलरलेस कंपाउंड होते हैं वो आयोडीन से रिएक्ट करने की वजह से कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको स्पॉट विजुअल नजर आ जाते हैं।
तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंपाउंड को विजुलाइज कर सकते हैं और उसकी मदद से उनकी डिटेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्लियर है? मैम एक क्वेश्चन है मैम, पहले इस प्लेट को हम टीएलसी प्लेट को ड्राई करेंगे, उसके बाद हाँ, इसमें ऑब्वियसली वो ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब सेकंड्स में ड्राई हो जाता है। जैसे ही आप निकाल के बाहर रखते हैं टीएलसी प्लेट आपकी ड्राई हो जाती है, क्योंकि जो आपका मोबाइल फेस होता है वो ज्यादातर वॉलेटाइल इन नेचर होता है, तो वो बहुत इजीली बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है आपकी प्लेट। मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत आपको फॉर एग्जांपल को 10 मिनट्स या 5 मिनट्स, इवन 1 मिनट का भी ड्यूरेशन ज्यादा होता है। आप जैसे टीएलसी प्लेट को बाहर निकालेंगे, रखेंगे, जो विजुलाइज कलर आपको नजर आ रहे हैं आप उनको देखेंगे, उनके स्पॉट को मार्क कर लेंगे, उतनी देर में वो इजीली ड्राई हो चुका होता है। और उसके बाद आप उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में नीचे रखना है तो उसमें रख लें, आयोडीन चैम्बर का स्प्रे करना है, आयोडीन चैम्बर में आयोडीन का स्प्रे करना है या आयोडीन चैम्बर में रखना है, किसी और रिएजेंट पे रखना है, तो वो इजीली उसमें वो तब तक ड्राई हो जाती है। मतलब ड्राइंग का ये नहीं है कि कोई बहुत स्पेसिफिक आपको अलग से मतलब वेट करना पड़ेगा, वो इतनी जल्दी ड्राई होता है कि उसको हम मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब ये बकायदा आपने सोचना है कि हाँ जी ये ड्राई होगा तो फिर मैं इसकी दूसरी एनालिसिस परफॉर्म करूंगी। क्लियर है ये सबको? जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है जी मैम, ये जो कलरलेस कंपाउंड जिसको हम डिडक्ट कर रहे हैं, तो आयोडीन हो गया या दूसरा जोनिन हाइड्रीन है, इसकी वेपर की वजह से उसकी पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? नहीं नहीं, पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा, वो तो जस्ट आपका विजुअल है, मतलब फिजिकल एक इंटरेक्शन हुआ और फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से उसका कलर मतलब कलरलेस है वो कलर में चेंज हो गया। उसकी पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी का यहाँ पे कोई बात नहीं है। बस ये तो ये है कि अगर उसका इंटरेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता कि सारे जो कलरलेस कंपाउंड है वो आप आयोडीन चैम्बर में रखेंगे तो वो विजुलाइज हो जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, उसकी नेचर है आयोडीन वेपर से इंटरेक्ट करने की तो ही वो विजुलाइज होगा। इसी वजह से आप डिफरेंट टेक्निक यूज करते हुए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपाउंड आपने अल्ट्रावायलेट में रखे, वो आपको नजर आ गए सारे, आपके पास पता था कि इस मिक्सचर में 4 कंपाउंड थे, 2 आपको विजुअल आई से नजर आ रहे थे, अल्ट्रावायलेट लाइट में रखे, 2 आपको उससे नजर आ गए, बस वहीं पे आपकी स्टडी एंड हो गई, क्योंकि आपको पता है इसमें 4 कंपाउंड थे, 4 हमें नजर आ गए, हमें आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूवी लाइट में भी आपको नहीं नजर आता तो फिर आपको अदर टेक्निक यूज करनी पड़ती है ताकि आपके कलरलेस कंपाउंड विजुलाइज्ड हो जाए। क्लियर है? जी मैम। अच्छा, हम आगे चलें। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन था, ये टीएलसी की प्लेट है, ये ओरिजिन था जहाँ पे आपने मिक्सचर सैंपल प्लेस किया, उसके बाद मोबाइल फेस ट्रेवल करके यहाँ तक मोबाइल फेस ट्रेवल कर कर आया है। या जो अपवर्ड लाइन होती है उसको आप सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। यानी कि इतना इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये लाइन है और ये लाइन है, ये इतना आपका सॉल्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट फ्रंट। इसी वजह से ये, क्योंकि आपको आरएफ वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज होती है, तो इसलिए आप अपवर्ड लाइन भी मार्क करते हैं ताकि आप सॉल्वेंट फ्रंट भी इजीली मेजर कर सके, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको मेजर करना होगा। ये सैंपल यहाँ से ट्रेवल करके क्या एक कंपाउंड यहाँ तक ट्रेवल किया, एक कंपाउंड यहाँ तक ट्रेवल किया, कंपोनेंट बी जो ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक है, और कंपोनेंट ए जो ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस इस ओरिजिन लाइन से लेके यहाँ तक है। अब आपने रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करना है कि बी ने कितना रिटेंशन, ए ने कितना ए की आरएफ वैल्यू क्या है, तो उसमें आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो जो डिवाइड करना है उसमें जितना आपके कंपाउंड ने ट्रेवल किया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर था या 3 सेंटीमीटर था या 1 सेंटीमीटर था या 0.9 सेंटीमीटर था, दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस द सॉल्वेंट फ्रंट। आपने 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी रिटेंशन फैक्टर फॉर कंपाउंड ए या कंपोनेंट ए की होगी। इसी तरह से आरएफ वैल्यू फॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, तो जो आपके पास आरएफ की वैल्यू होएगी वो आपके कंपाउंड बी की आरएफ वैल्यू आएगी।
RF वैल्यू डेसिमल फ्रैक्शंस में आती है। जनरली ओनली रिपोर्ट जो हम जनरली रिपोर्ट करते हैं वो 2 डेसिमल तक रिपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 3.77, 0.9 नहीं सॉरी, RF वैल्यू 0 से लेके 1 तक के दरमियान में होती है। तो 0.7, 0.3, 0.9 यहाँ तक 0 से लेके 1 तक की वैल्यू में डेसिमल उसमें आपके पास है। तो 0.99, 0.27, 0.37, तो ये आपकी RF की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है। क्लियर है? रिटेंशन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? Distance traveled by compound divided by distance traveled by solvent. सॉल्वेंट फ्रंट कैसे होगा? जो आपकी ओरिजिन की लाइन है और एक आप टीएलसी के एंड पे ऊपर एक लाइन पहले से ही अपना वो मोबाइल फेस ट्रेवल करने से पहले ही एक मार्क लगा लेते हैं कि हमारे आप मोबाइल फेस यहाँ तक ट्रेवल होकर आएगा तो हम अपनी प्लेट बाहर निकाल लेंगे, ताकि आपके पास कैलकुलेशन में कोई एरर ना आए। फिर कंपाउंड का डिस्टेंस, जितने स्पॉट आए उनका डिस्टेंस मेजर किया, आप स्केल की मदद से इजीली मेजर कर सकते हैं, और देन आप उसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आरएफ की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? मींस मतलब इस वही हो गया टोटल डिवाइड बाय इनिशियल। हाँ, टोटल डिवाइडेड बाय इनिशियल के इनिशियल अब देखिए सबका अलग अलग होगा। कंपाउंड ए का अलग है, कंपाउंड बी का अलग है, इस वजह से सबकी आरएफ वैल्यू अलग आ रही है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई सवाल? आगे चले हम। यस मैम। क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों की क्लास होने वाली है। अभी है टाइम, कितना टाइम है आप लोगों के पास? हम ये करें या कल कर लें एप्लीकेशन और एडवांटेजेस? वैसे तो छोटा सा 5 मिनट में ये समराइज हो जाएगा, चीजें ये डिस्कस हुई हुई हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। वैसे ये मैम कंप्लीट कर लें। कंप्लीट कर लूं? एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है आपके पास। एप्लीकेशन, टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ सैंपल, आप सैंपल्स की प्योरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की मदद से। क्या आपके पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हेल्प टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ द सैंपल बाय डायरेक्ट कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक सैंपल। आपका एक मिक्सचर आपने किसी भी एनालिसिस से मतलब उसको सेपरेट किया और उसका एक स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड को ट्रेवल करवाएं, सैंपल को ट्रेवल करवाएं, अगर दोनों सेम ट्रेवल करते हैं तो वो प्योर है, अगर उसमें डिफरेंस आता है या अलग अलग स्पॉट आते हैं तो इम्प्योर है। तो इम्प्योरिटी चेक की जा सकती है आपके सैंपल से। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैन प्योरीफाई इस तरह से कर लिया। आइसोलेट के लिए, क्योंकि अगर मिक्सचर में डिफरेंट कंपाउंड है सब आइसोलेट होकर आए और आप सबको वहां से स्क्रैच आउट कर लें, उस सिलिका जेल की उतनी प्लेट को स्क्रैच आउट कर लें तो आइसोलेट हो गया। आइडेंटिफाई हो गया। नेचुरल प्रोडक्ट लाइक वॉलेटाइल ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, ये सारे आइडेंटिफाई, क्योंकि जब अलग अलग ट्रेवल होकर जाएंगे तो आप उनकी आइडेंटिफिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और यूजुअली आरएफ वैल्यू स्टैंडर्ड मोबाइल फेस में कंपाउंड्स के लिए स्टैंडर्ड होती है। जैसे आपके पास अल्ट्रावायलेट में फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई ये वाले फंक्शनल ग्रुप ने इस वाले लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्प्शन देनी है, तो इसी तरह से अगर उसकी पोलैरिटी बेसिस पे वो मोबाइल फेस हो तो आरएफ वैल्यू भी आइडेंटिफिकेशन वैल्यू के तौर पे यूज होती है। और आपके पास एग्जैक्ट वही आरएफ वैल्यू आ रही है कंपाउंड की, तो आप अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शन लगाया, उसमें 2 रिएक्टेंट ऐड किए थे, उसका रिएक्शन प्रोसेस किया, उसमें उसका फॉर एग्जांपल हीटिंग करनी है या उसमें स्लोली एडिशन करनी है या टाइम उसको देना है, कोई प्रेशर उसमें मेंटेन किया, अगर उसने कोई सी प्रोडक्ट डेवलप करना है तो आप बीच बीच में उस मिक्सचर की सैंपल लेके और अपने टीएलसी प्लेट पे मार्क करके उसको ट्रेवल करके देख सकते हैं कि रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, प्रोडक्ट सी डेवलप, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट का स्पॉट अलग डिस्टेंस पे आ रहा होगा, ए का डिस्टेंस अलग ट्रेवल करेगा, बी अलग ट्रेवल करेगा और सी जो प्रोडक्ट बनना है वो अलग ट्रेवल करेगा। तो अगर आपके पास एंड में मिक्सचर में खाली सी ट्रेवल करके आ रहा है और ए और बी का स्पॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब है ए और बी कंप्लीटली रिएक्ट करके सी में कन्वर्ट हो चुके हुए। तो आप अपने रिएक्शन को एग्जामिन भी कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और
कंप्लीट हो गया है रिएक्शन या अभी और रिएक्शन होना है, तो इसको मॉनिटर किया जा सकता है आप अपने टीएलसी की मदद से। और ये बहुत ऑथेंटिक टेक्निक होती है, स्पेशली इन लैब जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बेसिक टेक्निक है। एक तो आपके लैब में कोई हाई फाई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए और आप अपना प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारा मतलब कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया या कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हुआ, या कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ है लेकिन उसमें रिएक्टेंट की अभी भी इम्प्योरिटी आ रही है। तो यह बहुत एक्यूरेट और मतलब बेस्ट टेक्निक होती है, सिंपल टेक्निक होती है, जिसकी मदद से आप अपने रिसर्च को कैरी आउट कर सकते हैं इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज। बायोकेमिकल एनालिसिस, मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी प्लाज्मा, वो एनालिसिस हो सकती है। इन केमिस्ट्री टीएलसी इज यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड और कैटाइंस एंड एनाइन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोजली रिलेटेड कैटाइंस एंड एनाइंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे हमने आयन एक्सचेंज में देखा था, उसमें अमाइनो एसिड्स की बात हो रही थी। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट एनाइन कैटाइन जो हैवी मॉलिक्यूल हो गए, उनको भी आप इजीली टीएलसी की मदद से सेपरेट आउट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टीएलसी टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस और डिटेक्ट इम्प्योरिटी डिटेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट में एक प्रोडक्ट बना लिया, उसकी इम्प्योरिटी कोई और इम्प्योरिटी तो नहीं आ रही है, और बेस्ट टेक्निक है टीएलसी, क्योंकि ये इतनी मतलब एग्जैक्ट वो बताएगी। पता अगर कोई चीज अलग होगी तो वो ट्रेवल कर कर अलग जाएगी, वो मिक्सचर में आपके जो कंपाउंड से उतना ट्रेवल नहीं करेगी। तो बहुत बेस्ट टेक्निक है टीएलसी में लिमिटेड रिसोर्सेज में आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटी इन इट्स इंडिविजुअल कंपाउंड। फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसके आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी इसकी टीएलसी की एप्लीकेशन। टीएलसी बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट टेक्निक है। मतलब आप इसको इतना एक्यूरेट, मतलब हाई जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उस तरह की जो टेक्निक्स है, उनसे जितने ऑथेंटिक रिजल्ट्स आपको मिल रहे होते हैं, इसी तरह से टीएलसी से भी उतने ही ऑथेंटिक रिजल्ट मिल रहे होते हैं। और इवन जब आप हाई इंस्ट्रूमेंट के एनालिसिस के लिए जा रहे होते हैं, तो आपके लिए मस्ट लाजमी होता है कि आपके पास टीएलसी का एविडेंस हो कि हाँ हमारा कंपाउंड कंप्लीटली सिंथेसाइज हो चुका है, इसमें किसी और चीज की इम्प्योरिटी नहीं है। तो ही यूजुअली बहुत सारी जगह ऐसी हैं आपकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास की एनालिसिस नहीं परफॉर्म करके देते जब तक आप उनको अपनी टीएलसी ना दिखाएं कि हाँ हमने ये टीएलसी परफॉर्म करी और इसमें सिंगल स्पॉट आ रहा है, यानी कि इसमें किसी और चीज की इम्प्योरिटी नहीं है। तो फिर वो आपकी मास एनालिसिस परफॉर्म करके देते हैं कि हाँ आपने सही कंपाउंड सिंथेसाइज किया हुआ, हमारी रिसोर्सेज खराब नहीं होंगी, हमारे सैंपल जाया नहीं होगा, तो हम आपकी एनालिसिस परफॉर्म करें। तो टीएलसी इस लेवल की ऑथेंटिक टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑथेंटिक, बहुत एक्यूरेट टेक्निक है टीएलसी इन द स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड इन रिसर्च पर्पसेस। एडवांटेजेस मैंने अभी और साथ साथ डिस्कस भी करती हुई आ रही हूँ। इट रिक्वायर लेस इक्विपमेंट, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज फास्टर, द सेविंग टाइम, द टेक्निक इज हाईली सेंसिटिव एंड गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। बहुत एक्यूरेट रिजल्ट। इवन आप अगर देखें तो कुछ और टेक्निक जो हाई इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, उनके मुकाबले में से भी आपको ज्यादा एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नया कंपाउंड सिंथेसाइज किया, आप अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ले लें और वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट दे रहा है और आपके पास टीएलसी पे सिंगल स्पॉट आ रहा है, तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं कि 100% श्योरिटी वाली बात हो जाती है आपके पास कि हाँ आपका कंपाउंड बिल्कुल प्योर और आपने सही कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया है। उसके बाद जैसे आपने उसका मास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है और आप अपने कंपाउंड को रिपोर्ट कर सकते हो। और टीएलसी की और मेल्टिंग पॉइंट के रिजल्ट को इतना एक्यूरेट लिया जाता है हाई लेवल पे भी कि आप उसके मतलब उसकी चीज को कोई क्वेश्चन नहीं करता कि अगर टीएलसी पर सिंगल स्पॉट है इट्स मीन, और टीएलसी के सिंगल स्पॉट ये भी लाजमी है कि सारी डिटेक्शन टेक्निक से आपने चेक कर लिया है, यानी कि यूवी में भी आपके पास आयोडीन, मतलब किसी ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कोई ऐसा कलरलेस हो और जो आपको विजुअलाइज ना हो। तो सारी टेक्निक से गुजारने के बाद फिर भी अगर आपके पास सिंगल स्पॉट है, इट्स मीन योर कंपाउंड इज हाईली प्योर एंड यू हैव सिंथेसाइज्ड राइट कंपाउंड। तो टीएलसी इस लेवल का एक्यूरेट और सेंसिटिव रिजल्ट्स देता है। क्लियर? यहाँ पे आपका टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो गई। किसी को यहाँ तक जिसमें एक स्पॉट आएगा मतलब वो प्योर कंपाउंड है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका कंपाउंड था कोई ऐसा आप सिंथेसाइज कर रहे थे जिसमें आप 2 रिएक्टेंट आपने ऐड किए थे और आपने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना था, तो फिर आपके पास सिंगल स्पॉट ही आना चाहिए।
फिर आपके पास अगर 2 स्पॉट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कोई एक स्टार्टिंग मटेरियल की इम्प्योरिटी है। तो उस चीज को मतलब करने के लिए लास्ट में अगर आपके पास आपका रिएक्शन इस तरह का डिजाइन था कि 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट डालने की मदद से आपके पास लास्ट में एक कंपाउंड सिंथेसाइज होना था, तो लास्ट में आपके पास जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो लाजमी है कि आपकी टीएलसी पे सिंगल स्पॉट ही आए। और मैम ये जो पीछे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें भी यही बताया ना? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड क्या? इसके पीछे जो पैराग्राफ है पिछली स्लाइड से, इस ये हाँ, ये एग्जामिनेशन ऑफ आपके पास है कि रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है और आपके पास 2 or more substance resultant combined show a change in structure and energy constant of interacting है। The final product is called a reaction mixture। जो complete वो reaction mixture है उसका सिंगल एक स्पॉट आना चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है, क्लियर मैम? जी यस मैम, टीएलसी की जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं वो तो सारी मतलब क्वालिटी एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव है ही नहीं। नहीं, क्वांटिटी भी मैंने आपको बताया ना, जब आपके पास लार्ज उसमें अप्लाई करते हैं, जब आपने सेपरेट करना होता है तो क्वांटिटी भी इसकी डिटरमाइन, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीट मिक्सचर किया है और आप उसमें आप मालूम करना चाहते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटी की इसमें एग्जैक्ट इतनी क्वांटिटी में क्योंकि काफी इसमें वेस्टेज जाता है तो एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन इस तरह से, लेकिन आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप अपनी टेक्निक को इतना वो अपनी हैंडलिंग को इतना एक्यूरेट कराएं आपका वेस्ट ना जाए, तो आप उसके उतनी प्लेट को जहां कंपाउंड सेपरेट आया, जो सर्कल सेपरेट मतलब स्पॉट आया, उतनी प्लेट को वहां से कट कर लें और वो सिलिका और आपके पास वो कंपाउंड जस्ट आया और फिर आप उसकी क्वांटिफिकेशन परफॉर्म कर लें। अब उसका उसको फॉर एग्जांपल इसका एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट डालें, उसमें वो डिसॉल्व होकर आ जाएगा और फिर जब डिसॉल्व होकर आ जाएगा और आप उसके सॉल्वेंट का एवापोरेट कर लें तो लास्ट में उसकी क्वांटिटी मेजर कर लें तो आप क्वांटिफिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्निक से इतनी एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन होती नहीं है, तो इसको एज अ क्वांटिफिकेशन टूल के तौर पे नहीं यूज किया जा सकता। हाँ, क्वांटिफिकेशन परफॉर्म लाजमी की जा सकती है लेकिन एज अ क्वांटिफिकेशन ऑथेंटिक टूल के तौर पे नहीं यूज किया जाता, इसको एज अ ऑथेंटिक क्वालिफिकेशन टूल के तौर पे यूज किया जा रहा होता है। क्लियर है? ओके मैम। किसी को कोई सवाल यहाँ तक? नो मैम। यहाँ पे आज हमारा टीएलसी का टॉपिक क्लियर हो खत्म हो गया। कोई क्यूरी, किसी की कोई सवाल, कोई चीज तो पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड भी, किसी को भी कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, मॉर्निंग के बच्चे यहाँ पे अभी कोई है? वो हिरा है, हिरा या शाहजेब कोई है? मॉर्निंग ब्राउन एंड फोटे आपने एलएमएस पे डाली है क्या? हाँ, मैंने एलएमएस पे डाली हुई, उसका लिंक दिया हुआ है कि उस लिंक से डाउनलोड कर लें आप लोग, क्योंकि उसकी काफी हैवी फाइल थी, मैंने एज अ पूरी बुक यहाँ पे अपलोड नहीं करी, लिंक डाला हुआ है कि इस लिंक से डाउनलोड। ब्राउन एंड फोटे आप इजीली ऑनलाइन सर्च करें, वो डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अच्छा, मॉर्निंग का कोई स्टूडेंट है? हिरा या शाहजेब, सीआर जीआर कोई है? अब्दुल्ला तुम बोल दो। अब्दुल्ला, आप लोगों की क्लास का क्विज होना है बेटा, आप लोगों की कब कब क्विजेज हैं, क्या डेट्स हैं, कौन सी डेट रखूं मैं? एक हमारा कल है क्विज और एक मंडे को भी है, एक मंडे को है। कल फ्राइडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे? कल थर्सडे। कल थर्सडे है, फ्राइडे को रख लें हम। तैयारी तो आप लोगों की ऑलरेडी हुई भी है मैम, और स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ लें, और भी हमारा भी ज्वाइन है। और ले लो, फ्राइडे को ले लें, ज्यादा बच्चे किसी को कोई एतराज तो नहीं है। फिर रोने धोने, आप लोगों की क्लास बहुत रोना धोना मचाती है बाद में। आप लोगों की तैयारी तो आप लोगों की तैयारी तो हुई भी उस दिन एलएमएस की, आपके पता है कि वो टेक्निकल एरर की वजह से उस दिन क्विज नहीं हो सका, वरना तैयारी तो आप लोगों की है। फ्राइडे को क्विज ले लेते हैं हम। फ्राइडे को 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम रख दो, या फ्राइडे है तो 2 बजे से 6 बजे का टाइम रख देती हूँ। 2 से 6 का टाइम रख देती हूँ। शाहजेब ने ज्वाइन भी कर लिया है। शाहजेब ने ज्वाइन कर लिया। शाहजेब, सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है?
राज़िब को शायद आवाज नहीं आ रही, उसका नेट का इशू। चलो भाई, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स का आप लोगों का फ्राइडे को 2 बजे से 6 बजे तक का टाइम होगा। उसमें आप जब भी टाइम अपनी कन्वीनियंस के से उसको साइन इन करके अपना क्विज अटेम्प्ट कर लें। क्विज की अटेम्प्ट की 1 ही अलाउ होगी, यानी कि एक दफा आप लोगों ने खोल लिया तो वो दोबारा री अटेम्प्ट नहीं हो सकता। आपका यूवी और आईआर का क्विज होगा फ्राइडे को 2 बजे से 6 बजे के दरम्यान है। मैं वैसे ग्रुप में भी पोस्ट कर ओके दूंगी, मैम। लेकिन आप लोग यहाँ पे भी अपने फोरम पे भी बता दीजिएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई मैम सवाल? जी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया क्रोमेटोग्राफी? नहीं जी, अभी इसमें HPLC भी होना है और कॉलम भी होना है। ओके मैम। थर्सडे और फ्राइडे इन 2 दिनों में मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं तो बस एक मंडे की और क्लास चाहिए होगी, फिर हमारे ये क्रोमेटोग्राफी खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे की क्लास, सैटरडे की आप लोगों की क्लास रख लूं तो ये है कि सैटरडे को खत्म हो जाएगा फिर ये, या मंडे को रखूं? मैम अभी शायद नया टाइम टेबल भी आया है तो उस हिसाब से ही होंगी ना क्लास। मैम मंडे से ही कर लें, वीकेंड पे लेक्चर्स हम लोग लिख लेते हैं। चलो Yes, ठीक है, ma'am. मंडे को कर लेंगे, मंडे को कर थैंक लेंगे। यू। अच्छा देखो, जो टाइम टेबल आता है उसमें मेरी क्लास आज पर तो मुझे, मैंने खैर पहले भी देखा था, मेरी क्लास एक मॉर्निंग की तो शायद या इवनिंग की तो 9 बजे थी, लेकिन मॉर्निंग की नहीं थी। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अनकन्वीनियंट हो जाता है कि मैं अगर अलग अलग क्लास लूँ और फिर ज़्यादातर घर के भी थोड़ी वो तो टाइम टेबल से हट के अगर 9 बजे किसी और टीचर का मतलब अगर आ रहा हो और कोई और टीचर प्लान मैम कल क्लास है ऑलरेडी 9 बजे। कल मैम इशरत की क्लास है। 9 बजे है उनकी क्लास। यस यस मैम। मैम, और आपकी 11 बजे से। मेरी 11 बजे से, मॉर्निंग इवनिंग दोनों की 11 बजे से है। मैम मॉर्निंग की है, इवनिंग की पता नहीं। इवनिंग का कोई बच्चा है? यस मैम। इवनिंग की आप लोग की क्लास कल कितने बजे है? मैम कॉलेज की हमारी कल तो फिलहाल कोई क्लास नहीं है, क्योंकि हमारी कल क्लास हो चुकी है कॉलेज नहीं की। नहीं, आपकी कल आप लोगों की तो नहीं है, मॉर्निंग वालों की कल वो है सुबह में 9 बजे। तो आप लोगों की कल 11 बजे कोई क्लास है? नो मैम, अभी No, तक ma'am. कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो फिर कल 9 बजे की बजाय कल हम 11 बजे क्लास कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है मैम। मॉर्निंग इवनिंग दोनों की कल 11 बजे क्लास होगी, सही है? ओके ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। आज का हमारा ये टॉपिक एंड हुआ अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम।